नमस्कार साथियों। आज हम भारत के अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम सिंधु नदी के अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अफवाह तंत्र की परिभाषा का अध्ययन करेंगे कि अफवाह तंत्र वास्तव में होता क्या है। अफवाह तंत्र से तात्पर्य नदियों के उस जाल से है जिससे होकर धरातलीय जल प्रवाहित होता है, यानी नदियों का ऐसा जाल जिससे होकर के धरातलीय जल प्रवाहित होता है अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। किसी प्रदेश का अफवाह तंत्र धरातलीय संरचना, भूमि के ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, शैलों के स्वभाव, विवर्तनिक क्रियाओं, जल की प्राप्ति तथा अफवाह क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास पर निर्भर करता है। तो ये सभी वे कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र के अफवाह तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, जैसे वहाँ की धरातलीय संरचना किस प्रकार की है, भूमि का ढाल किस प्रकार का है, शैलों की संरचना कैसी है, शैलों का स्वभाव कैसा है, विवर्तनिक क्रियाओं का वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा है, जल की प्राप्ति किस प्रकार हो रही है और अफवाह क्षेत्र का भूगर्भिक इतिहास कैसा रहा है। इन सभी कारकों का प्रभाव वहाँ के अफवाह तंत्र पर अवश्य रूप से दिखाई देता है। भारत के अफवाह तंत्र पर यदि दृष्टि डाली जाए तो भारत के अफवाह तंत्र पर यहाँ की जो उच्चावच है उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उच्चावच के कारण ही हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ अरब सागर की ओर चली जाती है तथा कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। तो उच्चावच भारतीय अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, हिमालय की नदियाँ या हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ, दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ अथवा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अफवाह तंत्र की नदियों में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को सम्मिलित किया जाता है। तो तीन नदी तंत्र हैं जो हिमालय के अफवाह तंत्र में सम्मिलित हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र में हम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य बड़ी नदियां हैं। तो इस प्रकार से इन दो भागों में भारतीय नदियों को विभाजित किया गया है। अब हम भारतीय महान जल विभाजक का अध्ययन करेंगे। भारतीय महान जल विभाजक से तात्पर्य है कि एक विशिष्ट रेखा यहाँ पर प्रदर्शित होती है या दिखाई देती है, जिसके पूर्व की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पश्चिम की नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक श्रेणियों से यह जल विभाजक शुरू होकर के अरावली के सहारे होता हुआ यहाँ पर विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वतों के चक्कर लगाता हुआ और पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट के सहारे दक्षिण की ओर फैला हुआ है। ये भारत का महान जल विभाजक कहलाता है। क्योंकि जल विभाजक इसलिए कहलाता है कि इससे पूर्व की जो नदियां हैं, जो नदियां इसके पूर्व से निकलती हैं, पूर्वी भाग में हैं, वे सारी बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं और इसके पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां वे सारी की सारी अरब सागर में गिरती हैं। तो इसने भारतीय जल को या भारतीय नदियों के जल को दो भागों में बांट दिया है, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। तो ये भारतीय जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। अब हम सबसे पहले हिमालय के अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें तीन नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीनों नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं और तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती है, यानी इनके विकास पर हिमालय के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये उसी प्रकार से अपनी घाटी को वर्तमान समय में भी गहरा करती जा रही है, यानी इनके विकास तथा इनके
वितरण पर हिमालय के उत्थान का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। यह अभी भी अपने पुराने मार्ग से होकर ही प्रवाहित होती है। ये देखिए, ये है सिंधु नदी तंत्र, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज को सम्मिलित किया जाता है। ये है गंगा नदी तंत्र, जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी आदि नदियों को सम्मिलित किया जाता है। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दिहांग आदि नदियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये तीनों जो नदी तंत्र हैं ये हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि ये सभी जो मुख्य नदियां हैं, ये सभी मुख्य नदियां हिमालय से निकलती हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र में 5 नदियों को सम्मिलित किया जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पंच नदी के नाम से जाने जाते हैं। और इनका क्रम भी यही है। यदि उत्तर से दक्षिण की ओर सिंधु नदी की सहायक नदियों को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले झेलम आती है, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बनाती है सिंधु नदी तंत्र का। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका उद्गम देखते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल से 5000 मीटर की ऊंचाई से होता है। तो इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट स्थित कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल है 5000 मीटर की ऊंचाई पर। तो कैलाश पर्वत के उत्तरी ढालों से तो सिंधु नदी का उद्गम होता है और दक्षिणी ढालों से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो उत्तरी ढाल से ये निकलती है कैलाश पर्वत के। इसकी कुल लंबाई 2897 किलोमीटर है और भारत में 709 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो है श्योक और गिलगित, जो दाहिने किनारे से इसमें मिलती हैं। जास्कर इसमें बाएं किनारे से आकर के मिलती है। बाएं किनारे से मैदानी भागों में मिलने वाली जो अन्य नदियां हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये पांचों नदियां एक सम्मिलित धारा के रूप में पाकिस्तान में मिठान कोट के निकट सिंधु नदी से मिलती है। यहाँ पर हम मानचित्र में देखते हैं। ये देखिए, ये सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के उत्तरी ढालों से इसका उद्गम होता है। यह भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यह है, यहाँ देखिए, ये श्योक नदी, ये श्योक नदी इसकी सहायक नदी है जो कि इसके दाहिने भाग से मिलती है। और यह है गिलगित, जो इसके दाहिने भाग से इसमें आकर के मिलती है। किसी नदी के दाहिने और बाइने किनारे का अध्ययन इस प्रकार से होता है कि जिस दिशा की तरफ नदी प्रवाहित हो रही है उस दिशा की तरफ आप मुँह करके खड़े हो जाइए। तो आपके दाएं हाथ की तरफ जो सहायक नदियाँ उससे मिलेगी वो दाएं किनारे वाली सहायक नदियाँ कहलाएंगी, और जो नदियाँ बाएं हाथ की तरफ आकर के मिलेगी वो बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ कहलाएंगी। हमें किस तरफ खड़े होना है? जिस दिशा में नदी प्रवाहित हो रही है उस दिशा में मुँह करके। तो इस दृष्टि से श्योक और गिलगित ये दोनों इसके दाहिने किनारे से मिलने वाली नदी है और जास्कर इसके बाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। और फिर आगे चल के देखिए, ये यहाँ पर बुंजी नामक स्थान पर नंगा पर्वत के निकट एक गहरा मोड़ बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इसे नंगा पर्वत के निकट जो मोड़ है वहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। बहुत गहरा गोर्ज बनाती है, पाकिस्तान में यहाँ से प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में इससे 5 नदियाँ और आकर की मिलती है सम्मिलित धारा के रूप में, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, की 5 की सम्मिलित धारा इसमें आकर के पंच नद के रूप में मिठान कोडी के टिकट इससे आकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये सिंधु नदी का एक क्रम व्यवस्थित रूप से पूरा होता है। यह नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर 5000 मीटर गहरे गोर्ज का निर्माण करती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अभी आपको बताया था मैंने। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ ही निरंतर लंबोत्पादन का कार्य कर रही। उत्थान के वजह से इसने अपना मार्ग परिवर्तित नहीं किया है। ये वर्तमान में भी लंबोत्पादन का कार्य कर रही है। पाकिस्तान में कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। इसका पाकिस्तान में वही स्थान है जो भारत में गंगा नदी का है। सिंधु नदी पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और कुछ विशेष कई सारी जो सभ्यताएं थी वो भी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, क्योंकि इसके आसपास उपजाऊ नदी पाई जाती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मुद्रा, दायनी, खाद्यान्न आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में जो स्थान गंगा नदी का है वही पाकिस्तान में सिंधु नदी का है। और जो पंच नद हैं
झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज मिठानकोट के पास सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिल जाते हैं और ये सिंधु नदी इन सभी का जल लेकर के कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। इस प्रकार से सिंधु नदी कैलाश पर्वत के उत्तरी ढालों से निकलकर भारत में प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। इसकी जो प्रथम सहायक नदी है उत्तर से, वो है झेलम नदी। इसका पौराणिक नाम है वितस्ता, संस्कृत भाषा में इसका नाम वितस्ता दिया हुआ है। इसका उद्गम देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी की पदस्थली में बेरीनाग झरने के निकट शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम पीर पंजाल जो श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ये हिमालय की 5 श्रेणियाँ हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। सबसे उत्तर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और फिर धौलाधर। तो पीर पंजाल श्रेणी की पदस्थली से इसमें स्थित बेरीनाग झरने के निकट से शेषनाग झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और भारत में यह 400 किलोमीटर लंबी है। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो है किशन गंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। यह शेषनाग झील में गिर जाती है। शेषनाग झील से निकल करके वुलर झील में मिल जाती है। तो शेषनाग झील से निकलती है और आगे चल के जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील में मिल जाती है। वुलर झील से आगे निकल कर ये मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। ये देखिए, हम इसको मानचित्र में देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं झेलम नदी। ये झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से है, आगे चल कर वुलर झील में गिर गई है। आगे यहाँ पर हम आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए, इसमें ये किशन गंगा इसकी सहायक नदी सा करके मिल रही है। इसके बाद ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के सहारे मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे प्रवाहित होती है, यानी समानांतर बहती है। वापस हम झेलम नदी पर आते हैं। कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक नौगम्य है, यानी इसमें अनंतनाग से बारामूला ज़िले तक नौकाएं चलाई जाती है। पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। तुलबुल नदी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। श्रीनगर में इस पर शिकारे चलाए जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसमें। एक तो ये शेषनाग से निकलकर वुलर झील में मिल जाती है और फिर वहाँ से निकल करके मुरादाबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। तो ऐसी कौन सी नदी जो भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है, सिंधु की सहायक नदी, वो है झेलम नदी। इसके बाद ये अनंतनाग से बारामूला तक इसमें नावें चलाई जाती है और पाकिस्तान में जंग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। तुलबुल परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। श्रीनगर में इस नदी पर शिकारे चलाए जाते हैं। शिकारे एक विशेष प्रकार से हाउस बोट होते हैं। जो हाउस बोट होते हैं ये पर्यटन दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो इसी झेलम नदी में ही चलाए जाते हैं। इसके बाद है चिनाब नदी। इसका पौराणिक नाम चंद्रभागा या अस्कनी है, क्योंकि 2 नदियों से मिलकर बनती है। 2 शाखाएं हैं, चंद्र और भागा। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में बड़ा लाचा दर्रे के निकट से 4900 मीटर की ऊंचाई से चंद्र और भागा 2 नदियों के रूप में होता है। हिमाचल प्रदेश में इसकी संयुक्त धारा चंद्रभागा कहलाती है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। इसमें झेलम नदी मिलती है। उसके बाद झेलम और चिनाब की जो संयुक्त धारा है उसमें रावी नदी मिलती है और इस प्रकार इन तीनों के सम्मिलित धारा में फिर सतलज नदी मिल जाती है। और नदी 4-5 नदियाँ मिलकर के पंच नदी के रूप में पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। इस पर सलाल और दुलहस्ती 2 परियोजनाएं स्थापित की गई है। तो चंद्रभागा का जो पौराणिक नाम है वो चिनाब नदी का पौराणिक नाम चंद्रभागा या अस्कनी है और इसका जो उद्गम होता है वो बड़ा लाचा दर्रे के निकट लाहौल क्षेत्र में होता है। चंद्र और भागा 2 नदियों के रूप में है। ये दोनों के मिलने से चंद्रभागा नदी का निर्माण होता है। चिनाब नदी का निर्माण होता है। लंबाई 1180 किलोमीटर है और पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो इसके बारे में जानकारी है वो ये है कि इस पर सलाल और दुलहस्ती 2 परियोजनाएं स्थापित की गई है। ये देखिए, ये चिनाब नदी, ये
हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में, यहीं पर बड़ा लाचा दर्रा है और यहाँ पर रोहतांग दर्रा है। रोहतांग और बड़ा लाचा दोनों दर्रे यहीं पर स्थित हैं। तो बड़ा लाचा दर्रे के निकट से लाहौल क्षेत्र में निकलती है और ये आगे चल कर के ये जम्मू कश्मीर राज्य में बहती हुई आगे चली जाती है और इसमें झेलम नदी इसमें मिलती ही है। आगे जाके इनकी दोनों की सम्मिलित धारा में रावी नदी मिलती है और इन तीनों की सम्मिलित धारा में फिर सतलज नदी मिलती है और सतलज नदी में पूर्व में व्यास नदी मिल चुकी होती है और पांचों की सहायक नदी, पांचों का जल पंचनद के रूप में सिंधु नदी में मिल जाता है। तो सलाल और जो दुलहस्ती परियोजनाएँ हैं वो चिनाब नदी पर निर्मित की गई है। इसके बाद रावी नदी है। रावी नदी का प्राचीन जो नाम था वो पुरुषनी या इरावती था। इसका उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट से धौलाधर श्रेणी के उत्तरी ढालों से होता है। अभी आपको मैंने बताया था जो बड़ा लाचा दर्रा उसके निकट ही रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रे के निकट धौलाधर श्रेणी के उत्तरी ढालों से कांगड़ा जिले में होता है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। पाकिस्तान में झेलम और चिनाब की संयुक्त धारा से मिल जाती है। इस पर 3 बांध बनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जी ये रावी नदी है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट से होता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। आगे चल कर के प्रवाहित होती हुई चिनाब और झेलम की संयुक्त धारा में मिल जाती है। ये देखिए ये रावी नदी है। उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट से धौलाधर श्रेणी के ढालों से और फिर ये यहाँ से निकल करके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, पंजाब में होती हुई और आगे चल कर के ये झेलम और चिनाब की संयुक्त धारा में मिल जाती है। इस पर 3 बांध परियोजना बनाई गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो 3 बांध परियोजना है वो रावी नदी पर बनाई गई है। तो रावी और व्यास दोनों का जो उद्गम है, व्यास नदी भी आगे आएगी, रावी और व्यास दोनों का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट से धौलाधर श्रेणी के उत्तरी ढालों से होता है। आप देखिए ये देखिए ये रावी नदी का उद्गम और ये व्यास नदी का उद्गम, दोनों नदियों का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट से ही होता है। व्यास कुंड के निकट से निकलती है और जो रावी नदी है वो धौलाधर श्रेणी के उत्तरी ढालों से निकलती है। दोनों का जो उद्गम है लगभग पास है, लगभग एक ही स्थान पर है। अब हम पढ़ते हैं व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी का जो पौराणिक नाम है वो विपाशा या अगिरक्रिया है। विपाशा या अगिरक्रिया इसे कहते हैं। इसका जो उद्गम है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई से होता है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। पंच नदी की सबसे छोटी नदी यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो सबसे छोटी नदी इन 5 नदियों में व्यास नदी इनमें सबसे छोटी है। कुल्लू में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। हरिके के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। पोंग बांध इसी पर स्थित है। तो ये जो व्यास नदी है ये सतलज नदी में मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये व्यास नदी, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। आगे चल के इसमें पोंग बांध निर्मित किया गया है। पोंग परियोजना इसी पर बनाई गई है और हरिके के निकट ही जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज व्यास का जल लेकर के आगे जाकर झेलम, चिनाब और रावी की संयुक्त धारा में मिल जाती है और इन सभी का जल सिंधु नदी में मिलता है। तो जो व्यास नदी उसका पौराणिक नाम विपाशा या अगिरक्रिया है। ये रावी और व्यास दोनों कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। अंतर इतना है कि जो व्यास नदी है वो व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। पंचनद की सबसे छोटी नदी है। कुल्लू में से कुल्लू घाटी के नाम से कुल्लू में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। हरिके के निकट सतलज में मिल जाती है और पोंग बांध इसी परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस जो राज्यवार यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 2 नदियाँ हैं, जो सिंधु नदी का उद्गम तो तिब्बत में हो रहा है। झेलम नदी का जो उद्गम है जम्मू कश्मीर इसमें केंद्र शासित प्रदेश में है, जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इसके बाद चिनाब, रावी और व्यास, चिनाब, रावी और व्यास का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से है। हिमाचल प्रदेश राज्य से चिनाब, रावी और व्यास का उद्गम है। और सतलज का जो उद्गम है वो पुनः तिब्बत से ही होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के निकट शिवकिला दर्रे से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो जो एक नदी है वो कौन सी? झेलम का उद्गम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से चिनाब, रावी और व्यास नदियों का उद्गम होता है। और सतलज नदी पुनः तिब्बत के निकट
उसका उद्गम है। अब अंत में है सतलज नदी, इसका पौराणिक नाम शतुद्री है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट रकास ताल से 4555 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट एक झील बनी हुई, इसे रकास ताल कहते हैं। कई बुक्स में इसे राक्षस ताल भी लिखा गया है। वहाँ से 4555 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और शिवकिला दर्रे के निकट से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये देखिए 3 दर्रों का नाम अभी आया था, उन्हें हम देख लेते हैं। एक तो बड़ा लाचा दर्रे का नाम आया था और दूसरा आया था रोहतांग दर्रा। तो बड़ा लाचा दर्रे के निकट से तो लाहौल क्षेत्र में बड़ा लाचा दर्रे के निकट से कौन सी निकलती है, चेनाब नदी, और रोहतांग दर्रे के निकट से 2 नदियाँ निकलती है, रावी और व्यास नदी। और ये देखिए आप, ये जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी यहाँ पर ये देखिए, ये सतलज नदी है, ये यहाँ पर शिवकिला दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। ये जो शिवकिला दर्रा है, यहाँ से इसके निकट से सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और ये बड़ा लाचा दर्रा और ये रोहतांग दर्रा, ये तीनों दर्रों का नाम यहाँ पर आया है। और सतलज नदी इस शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो वो है सतलज नदी। इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर और भारत में 1050 किलोमीटर। स्पीति और व्यास इसके दाहिने किनारे पर इससे मिलती है। तो इसकी 2 सहायक नदियां हैं, स्पीति और व्यास। व्यास नदी के बारे में हमने देख ही लिया था, व्यास नदी इससे मिल जाती है। ये देखिए, ये व्यास नदी इसकी मुख्य जो है वो सहायक नदी है, और इसकी दूसरी मुख्य सहायक नदी जो मिलने वाली इससे नदी है वो है स्पीति नदी। तो स्पीति और व्यास इसकी 2 मुख्य सहायक नदियां हैं जो कि इसके दाहिने किनारे से इसमें मिलती है। यह आगे चलकर झेलम, चिनाब और रावी की संयुक्त धारा में मिल जाती है। तो ये व्यास स्पीति 2 नदियों का जल लेती है दाहिने किनारे से, और आगे चल करके झेलम, चिनाब और रावी की संयुक्त धारा से मिलकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध इसी पर बनाया गया है, जिसके पीछे गोविंद सागर जलाशय स्थित है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाखड़ा नागल जो बांध परियोजना है वो सतलज नदी पर ही बनाई गई है, जिस पर गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। तो इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, स्पीति और व्यास, और दोनों इसके दाहिने किनारे से मिलती है। और ये शिवकिला दर्रे के निकट से होकर के भारत में, हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से एक बार हम पुनः संपूर्ण मानचित्र पर दृष्टिपात कर लेते हैं। नदियों का, सिंधु नदी तंत्र का संपूर्ण जो मानचित्र है, ये देखिए, ये सिंधु नदी, यह तिब्बत में कैलाश चोटी के उत्तरी ढाल से निकल करके और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। इसके दाएं किनारे पर श्योक और गिलगित 2 नदियाँ इससे मिलती है, और बाएं किनारे पर जास्कर इससे मिलती है। आगे चलकर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में भी इसकी कई सहायक नदियाँ, जैसे स्वात है, काबुल है, गुमाल है, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ पाकिस्तान में हैं। और इसके बाद इसकी जो 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, पाकिस्तान में इससे जाकर के मिल जाती है। इसकी प्रथम सहायक नदी झेलम है। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो शेषनाग झील, बेरीनाग झरने के निकट शेषनाग झील से होता है, और आगे चल करके बुलर झील में गिर जाती है। वहाँ से निकल करके आगे पुनः प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और चेनाब से मिल जाती है। चेनाब का जो उद्गम है वो लाहौल क्षेत्र में बड़ा लाचा दर्रे के निकट से होता है। इसी प्रकार से व्यास नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के निकट से है। रावी नदी का उद्गम और व्यास नदी का उद्गम दोनों का रोहतांग दर्रे के निकट से होता है, और सतलज नदी का उद्गम रकास ताल के निकट से होता है और शिवकिला दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार से जो सिंधु नदी सहित कुल ये 6 नदियाँ हैं जिन्हें सिंधु और उसके तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। यदि उत्तर से दक्षिण की उनका क्रम देखा जाए तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये क्रमशः इसमें नदियाँ सम्मिलित होती हैं। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।